सेक्शन ए के अंदर एमसीक्यूज आएंगे 15, एक नंबर का एक एमसीक्यूज, ठीक है। एक ट्रिक जो कि आपको बताऊंगी, क्योंकि अक्सर टाइम पे ये होता है कि बच्चे जो है वो एमसीक्यूज छोड़कर आ जाते हैं, ब्लैंक छोड़कर आ जाते हैं। तो ये गलती कभी भी नहीं कीजिएगा। नेवर लीव एनी एमसीक्यू ब्लैंक, भले उसमें तुक्का लगा कर आए, कुछ भी कर आए, बस लिख कर आए, ठीक है। और इसके लिए ये होता है, फिर बच्चे ये कहते हैं कि टाइम नहीं होता हमारे पास, टीचर वापस ले लेता है। इन बोर्ड एग्जाम आपके पास एक स्पेसिफिक टाइम होता है, उसके बाद फिर आपसे वो पेपर ले लिया जाता है एमसीक्यूज वाला। तो उसमें ऐसा क्या करें कि जब आपको कोई एमसीक्यूज ना आ रहा हो ना, तो एमसीक्यूज के जो ऑप्शंस होते हैं, एक पेंसिल अपने साथ रखा करें और उस एमसीक्यू के आगे वो सारे ऑप्शंस लिख लिया करें। क्योंकि उससे क्या होता है, एट द एंड व्हेन यू आर गोइंग टू रिवाइज योर पेपर, तो आप उसमें देख सकते हो कि इसमें से कौन सा आंसर बेस्ट जा रहा है, ठीक है। ऑब्वियसली आपको ब्लैंक समटाइम्स याद रहती है, समटाइम्स नहीं याद रहती, तो उसमें से आप कोई भी तुक्का लगा सकते हो, तुक्का लगाने में भी उसमें आसानी होती है, ठीक है। एक चीज तो ये। सेकेंडली, आपका जो आता है सेक्शन बी, इसके अंदर होता है एक क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट ए, ठीक है। पार्ट ए के अंदर होती है आपकी प्रोज, और इस प्रोज के अंदर बेसिकली आपके पास होते हैं 6 क्वेश्चन, जिसमें से आपको अटेम्प्ट करने होते हैं 4, और इस पूरे के नंबर होते हैं 8 नंबर का ये सवाल होता है, ठीक है। फिर आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी, ऑब्वियसली ये पोइट्री का होता है, और इसके अंदर आपके पास आते हैं 4 सवाल, जिसमें से 2 सवाल अटेम्प्ट करने होते हैं, और इसके भी तकरीबन 4 नंबर होते हैं, ठीक है। इसके बाद जब आपने ये दोनों सवाल अटेम्प्ट कर लिए क्वेश्चन, और ये अटेम्प्ट करना लाजमी होता है, इसको छोड़ के नहीं आना, ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 3, वो होता है आरटीसी। व्हाट इज आरटीसी? आरटीसी होता है रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में बेसिकली होता क्या है कि आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है या फिर लाइंस दी जाती हैं फ्रॉम प्रोज और पोइट्री, और आपको उसमें बताना होता है कि कुछ सवाल उसके साथ नीचे होते हैं, और आपको उसमें से बताना होता है कि ये टेक्स्ट कौन से चैप्टर का है या कौन सी पोएम का है, और इसके पोएट कौन है या इसको बोल कौन रहा है, ठीक है, ये कौन नरेट कर रहा है, और इसमें बात क्या हो रही है, ठीक है। इस तरीके के सवाल आपके पास आते हैं। तो जब तक आपने वो चैप्टर या वो पोएम सही से समझी भी नहीं होगी, आप वो टेक्स्ट या आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। इसीलिए आपको जो है वो अटेंटिव रहना पड़ता है इन एवरी क्लास, और आपको याद करना पड़ता है। समटाइम्स ऐसा होता है कुछ स्पेसिफिक टेक्स्ट होते हैं जो रिपीट होते रहते हैं इन 10 ईयर, अगर आपके पास 10 ईयर हो आप उसमें गौर करेंगे, sometimes specific text of some chapters are repeating, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखनी है। और क्वेश्चन नंबर 3 जो होता है ये बेसिकली आता है प्रोज में से, ठीक है, और इसके नंबर हमारे पास होते हैं 6, ये पूरा सवाल 6 नंबर का होता है। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी आरटीसी होता है, बट दिस इज फ्रॉम पोएट्री सेक्शन, और ये भी 6 नंबर का सवाल होता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि हमारे पास होती है कंटेक्चुअल ब्लैंक्स। अच्छा, कंटेक्चुअल का मतलब होता है लाइक ब्लैंक्स फ्रॉम योर चैप्टर्स। चैप्टर्स के अंदर जो ब्लैंक्स आती हैं वो आपको फिल करनी होती है। ये टोटल आती 7 ब्लैंक से करनी होती है आपको 6, और ये 6 नंबर की होती हैं, 1 नंबर की एक ब्लैंक होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, ईडियम्स, ठीक है। वर्ड्स दिए हुए होते हैं, उनमें से ईडियम्स बनाने होते हैं। ये होते हैं 6 करने होते हैं, आते टोटल 8 हैं, ठीक है, और ये होते हैं 6 नंबर के, ठीक है। और एक सेकेंड, इसके बाद आपका आता है, यहाँ तक कोई मसला? पहले तो मुझे ये बताइए, ये पूरा सेक्शन होता है 36 मार्क्स का। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस राइट टिल देयर प्लीज रिस्पॉन्ड। ओके, इसके बाद लास्टली आपका आता है सेक्शन नंबर सी, सेक्शन सी, सॉरी। सो ये होता है आपका 24 नंबर्स का, ठीक है। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 7 आपका होता है एसए का, ठीक है। इसमें 4 एसए आते हैं, उनमें से कोई एक अटेम्प्ट करना होता है, और ये एसए होता है 8 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 8 इज एप्लीकेशन या फिर लेटर
या फिर डायलॉग राइटिंग। इन तीनों में से कोई भी एक अटेम्प्ट करना होता है, ठीक है, और ये होता है 6 नंबर का। और इसके अलावा आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 होता है। सॉरी, आई गॉट डिस्कनेक्टेड है। क्वेश्चन नंबर 9 आपका होता है ट्रांसलेशन का, ठीक है। अब इसमें आपको इंग्लिश टू उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करनी होती है। ये टोटल आपके पास आती 7 हैं, जिसमें से आपको अटेम्प्ट 5 करनी होती है, और ये आपका 5 नंबर का सवाल होता है। एट दी एंड आपको जो पेपर एंड करने का होता है, इसमें आता है आपके पास रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्या होता है कि आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है, रैंडम पैराग्राफ, आपने कभी देखा भी नहीं होता। समटाइम्स ये होता है आप कभी बुक में से दे देते हैं, या आउट ऑफ दी सिलेबस आपके पास मोस्टली आता है। उसके नीचे कुछ सवाल लिखे हुए होते हैं। अब आपको क्या करना होता है, इसको करने का तरीका ये होता है कि आप पहले उन सवालों को पढ़ते हैं, सही से समझते हैं, और फिर जब आप वो टेक्स्ट रीड कर रहे होते हैं ना, आप उसके अंदर मार्क करते रहते हैं कि मुझे कहाँ से कहाँ तक सवाल करना है। और यही अकेला एक सवाल होता है पूरे 5 नंबर का, ठीक है। या तो ये अटेम्प्ट करना होता है, या तो आपको एक नोट लिखना होता है ऑन एनी टॉपिक। दिस नोट कम्स फ्रॉम योर चैप्टर्स, या फिर किसी भी टॉपिक के ऊपर आ जाता है जो आपने पढ़ा हुआ होता है। सो दिस इज योर ऑप्शन। इसके अंदर ऑप्शन बहुत सारे हैं कि आप क्या अटेम्प्ट करते हैं। सो इवन इफ यू कंप्लीट दिस सेक्शन और एमसीक्यूज, आपका पेपर आराम से पास हो सकता है। और ये बेसिकली इसलिए बता रही हूँ क्योंकि समटाइम्स ये होता है बच्चे सारे सवाल छोड़कर आ जाता है, नहीं आता छोड़ दिया। टैक्टिक ये होती है जब आप कर रहे होते हो ना, आप उस वक्त अपने नंबर पॉइंट फिंगर्स पे अपने नंबर्स काउंट किया करो कि आपके पास नंबर कितने बन रहे हैं, आप पेपर पास कर सकते हो या नहीं। इवन इफ यू डोंट नो एनीथिंग, जस्ट राइट समथिंग, ठीक है। कभी भी पेपर खाली छोड़ के नहीं आते, कभी भी। इवन इफ यू हैव द स्लाइटेस्ट आइडिया कि इसका आंसर ये हो सकता है, ठीक है, आप वो लिख कर आ जाओ, खाली नहीं छोड़ो। क्योंकि जो एग्जामिनर होते हैं ना, बोर्ड वाला, जब आपके पेपर चेक कर रहा होता है, वो क्या देख रहा होता है, वो देख रहा होता है बच्चे की कॉपी भरी हुई है या नहीं भरी। सीन ये होता है वहां पे। तो दिस इज ऑल। यहाँ तक समझ में आ गया? एनी क्वेश्चंस? अमार, आई रियली थिंक कि आपके मैम लिखने के साथ कोई प्रॉब्लम है। सो मैम ऐसे लिखा जाता है, MAM, नॉट द एक्स्ट्रा A एट द एंड, ठीक है। सो प्लीज कीप दिस इन माइंड। ओके, सो अब हम बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। जी, मैम ऐसे लिखते हैं, जी बिल्कुल। आई आपकी जो बुक है इसके अंदर स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर्स हैं जो आप लोगों ने भी फिलहाल पढ़ने हैं। द वॉइस ऑफ गॉड पोएम है फर्स्ट चैप्टर, जो कि फिलहाल मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि दिस इज वेरी इजी। सो इसको हम एंड में भी कर लेंगे तो ये कवर हो जाएगी, ठीक है। द चैप्टर वी विल बी कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन विल बी द वाइस कैलिफ, ठीक है। आई वॉन्ट वन ऑफ यू टू रीड दिस चैप्टर, सो प्लीज ओपन योर माइक एंड एक पैराग्राफ पढ़ने के बाद आप स्टॉप हो जाए। Ma'am, can I read? जी जी, स्टार्ट करें। The Caliph Harun al-Rashid was known and respected for his justice and wisdom. At night, he would disguise himself as a common man Disguise. and go through the street of Baghdad. So disguise, I read disguise. Yes. The streets of Baghdad. He would mingle with the common people in order to gain first-hand knowledge of their difficulties and problems. Okay, stop. Thank you so much for reading. So यहाँ पे एक चीज ये कि
मैं डिफिकल्ट क्वेश्चन जो है वर्ड मीनिंग सॉरी मार्क करती रहूंगी साथ साथ. The Caliph Harun al-Rashid was known and respected for his justice and freedom. जो Caliph Harun al-Rashid था वो जो है अपने जस्टिस और विजडम की वजह से, उसकी अक्ल की वजह से और उसकी मतलब इंसाफ करने की क्वालिटीज की वजह से वो जाना जाता था. ठीक है. एट नाइट ही वुड डिस्गाइज हिमसेल्फ. ठीक है. ये जो वर्ड डिस्गाइज है इसका मतलब होता है कि वो हुलिया बदल लेना अपना. वो अपना हुलिया बदल के एक कॉमन मैन की तरह, एक आम आदमी की तरह रात में स्ट्रीट्स पे निकल जाता था ऑफ बगदाद. ठीक है. ही वुड मिंगल. मिंगल का मतलब आपस में मिलना. He would mingle with the common people in order to gain first-hand knowledge of their difficulties and problems. First-hand knowledge का मतलब है कि उनके मुंह से ही उनकी जुबानी सुनना. Sometimes sorry for the disruption. फर्स्ट हैंड नॉलेज का मतलब ये होता है कि व्हेन यू आर, आप किसी के बारे में, किसी के मसलों के बारे में पता कर रहे होते हैं तो वो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से बताते हैं इसका एज कम्पेयर टू व्हेन समवन एल्स स्टेट्स देयर प्रॉब्लम. ठीक है. अब आपका कोई मसला है, आप ज्यादा अच्छे तरीके से बताओगे या आप किसी और को बताओगे तो वो किसी और को अच्छे तरीके से बताएगा. ऑब्वियसली आप बताओगे. सो दिस इज व्हाट फर्स्ट हैंड नॉलेज इज. ओके. रीड द सेकंड पैराग्राफ प्लीज. One day he was holding court. Can you read a bit Two louder, men. please? One day when he was holding court, two men were brought before him. One of them was well dressed and appeared to be a well-to-do, respectable citizen, while the other seemed to be a beggar because he was enraged. Rags. The rags. These two men were holding between them a beautiful white horse. The Qazi approached the Caliph and said to him, "O leader of the faithful, I have brought before you a dispute which I could not settle." Dispute. Which I could not settle. It is a difficult case, but I am certain that with your knowledge and wisdom, you will pronounce a just decision. Thank you. So here he is talking about कि एक दिन जो है वो कैलिफ जो था वो कोट जो है, कोट उसने लगाया था जिसके अंदर दो लोग आए. ठीक है. उनमें से एक जो था आदमी वो काफी अच्छे कपड़े पहना हुआ था और जो दूसरा आदमी था वो एक दिखने में वो एक भिखारी लग रहा था जो कि वो वाज इन ड्रैग्स. ठीक है. ड्रैग्स किसको कहते हैं? फटे पुराने कपड़ों को. ठीक है. These two men were holding between them a beautiful horse. वो दोनों एक सफेद घोड़े को लेकर आए थे. The Qazi approached the Caliph and said to him, "O leader of the faithful, I brought before you a dispute which I could not settle." जो काजी था ये लोग पहले उसके पास गए थे. ठीक है. अब जब काजी से वो मामला नहीं सुलझाया गया तो वो जो है खलीफ के पास ले आता है कि आप मेरे ये मामला सुलझाइए, मेरी समझ के बाहर है. It is a difficult case, but I am certain that with your knowledge and wisdom you will pronounce a just decision. काजी उसके पास क्यों आता है? क्योंकि हमने स्टार्ट में ही देखा कि खलीफ किस लिए जाना जाता है? जस्टिस एंड हिज विजडम. तो वो इसीलिए आता है उसके पास और कहता है कि मैं आपके पास एक केस लेकर आया हूँ, मुझे पता है कि आप जो है इस केस को आराम से सुलझा लेंगे. ओके. रीड एंड रीड फर्दर. What is the dispute? Asked the Caliph. These two men here are fighting over this horse. Each one of them claims and swears that this horse is his. Step forward, the Caliph ordered the well-dressed man, and let's hear what you have to say. Continue. The man said to the Caliph, "O leader of the faithful, I beg to believe me that whatever I say in your presence shall be the truth. This morning when I was riding to the city, I saw this beggar limping along ahead of me. On hearing the sound of my horse hoofs, he turned
he turned round and motioned to me to stop. I pulled the reins of my horse. He begged me to give him a ride up to the city gate. He was lame. I felt sorry for him, so I pulled him up behind me on the horse. When he reached the city gate, I stopped and turned round to help him get down. He refused to dismount. I was puzzled and gently told him to get down because he had reached the city gate. He said, "Why should I get down? I gave you a ride and now you want to rob me of my horse." ओके, सो यहाँ पे अब कैलिफ और जो है वो उनके उसके बारे में बात होना स्टार्ट हो गई। खलीफ पूछता है कि व्हाट इज द डिस्प्यूट, क्या मामला है। जो दो लोग खड़े हुए होते हैं उनमें से एक कहता है कि दोनों कह रहे होते हैं कि ये घोड़ा मेरा, ये घोड़ा मेरा, ठीक है। सो जो अच्छा आदमी होता है, जो कि एक वेल ड्रेस्ड मैन होता है, उसको खलीफ कहते हैं कि सामने आओ और मुझे बताओ कि क्या मामला है, ठीक है। अब वो खलीफ से बात ओके, सो यहाँ पे जो है खलीफ जो है वो उस आदमी से पूछ रहा है कि बताओ मसला क्या है। वो आदमी अपना मसला बता रहा है कि ओ लीडर ऑफ द फेथफुल, आई बेग टू बिलीव मी दैट वट एवर आई से इन योर प्रेजेंस शैल बी द ट्रुथ। वो सबसे पहले तो कहता है कि जो मैं कहूंगा वो सच मैं कहूंगा, ठीक है। ही इज टेकिंग काइंड ऑफ एन ओथ, ठीक है। ओथ का मतलब वो एक जो स्वेर लेते हैं पहले से कि मैं कुछ झूठ नहीं बोलूंगा, उस तरीके का। This morning, when I was riding to the city, I saw this beggar limping along ahead of me. वो कहता है जब मैं आज सुबह शहर जा रहा था तो मैंने इस भिखारी को देखा, ये लंगड़ाता लंगड़ाता हुआ जा रहा था मेरे सामने। On hearing the sound of my horse hoof, he turned round and motioned to me to stop. अब जब उसने मेरे घोड़े की चलने की आवाज सुनी तो वो मेरी तरफ मुड़ा और उसने मुझसे रुकने को कहा। I pulled the reins of my horse. He begged me to give him ride up to the city gate. अब मैंने अपना घोड़ा रोका और उसने मुझसे कहा कि मुझे शहर के दरवाजे तक पहुंचा दो। He was lame. I felt sorry for him, so I pulled him up behind me on the horse. और उसने कहा उसकी क्योंकि वो टांग से लंगड़ा रहा था, उसने उसके ऊपर तरस खाया और उसको अपने घोड़े पे बिठा लिया। He refused to dismount. I was puzzled and gently told him to get down because we had reached the city gate. अब वो कह रहा है कि जब हम लोग सिटी गेट पे पहुंचे, शहर के गेट पे पहुंचे, तो मैंने उसे उतरने को कहा और उसने उतरने से मना कर दिया। He said, "Why should I get down? I gave you a ride and now you want to rob me of my horse." अब यहाँ पे भिखारी उससे कह रहे हैं कि मैं क्यों उतरूं, मैंने तुम्हें यहाँ तक राइड दी और तुम अब मुझसे मेरा मेरा ही घोड़ा चुराना चाहते हो, ठीक है। तो इसके आगे अब मैं चाहूंगी कि अम्मार पढ़ें। प्लीज open your mic Okay. and start reading. Then the beggar limped forward. आवाज आ रही है इनकी? जी थोड़ा सा जोर से बोलें। Then the beggar limped forward and said, "O leader of the faithful, you are the helper and guardians of the poor. You are wise and just Khalifa. Wise. Have pity on my wise and just Khalifa. Have pity on my and save me from the Cruelty. cruelty and justice of this rich man. I can swear that his horse belongs to me. You must be thinking." आगे भी है। Like everybody is as he is in this court, how a beggar like me can afford to buy and keep such a fine horse. It is because of this horse that I am Rex. Whatever money I had, I spent on this horse. This morning, as I was coming
to the city on my horse, I noticed this man walking along Walking. the road. When I come close to him, अमार आराम walking आराम से along the पढ़े. road, when I come close to him, he supported me and respect to length him my horse. For the was I in a great hurry to reach the city. Oh, of course, I could not lend my horse to complete stranger. Could I? Instead, I let him lead my horse while I sat behind him. As well reached the city gate, he asked me to get down and leave the horse to him. Such a fine horse should not belong to a beggar. He said, not be of the do not you mention it to anyone. And even if you do, nobody is going to believe you. No, now, sir, I beg to save my from this robber and restore to my what is my own. Okay, thank you. और भी पढ़ो. नहीं अभी पहले मुझे एक्सप्लेन करने थे, फिर आप और पढ़ लीजिएगा. चलो. Okay. Then the beggar leaned forward and said, "O leader of the faithful, you are the helper and guardian of the poor." अब जब उसने खलीफा ने वो उस अमीर आदमी की बात सुन ली, तो अब वो किसकी बात सुन रहा है? भिखारी की बात सुन रहा है. भिखारी क्या कह रहा है? ओ लीडर ऑफ द फेथफुल, यू आर हेल्पर एंड गार्डियन ऑफ द पुअर, कि आप जो हैं वो गरीबों के रखवाले हैं. यू आर वाइज एंड जस्ट हार्टेड, तो आप जो हैं वो हमेशा सच कहते हैं. तो हैव पिटी ऑन मी एंड सेव मी फ्रॉम द क्रुएल्टी एंड इनजस्टिस ऑफ दिस रिच मैन. वो कह रहा है कि आप मुझे इसके जो है वो जुल्म से बचाएं. ठीक है. तो वो कहता है कि आई कैन स्वेयर दैट दिस हॉर्स बिलोंग्स टू मी. अब वो कसम खा रहा है कि ये घोड़ा उसका है. You must be thinking, like everybody else in this court, how a beggar like me can afford to buy and keep such a fine horse. वो कहते हैं कि आप भी यही सोच रहे होंगे सबकी तरह कि मुझ जैसा एक भिखारी कैसे इस अच्छे घोड़े को मतलब खरीद सकता है, कैसे उसका हो सकता है. It is because of this horse that I am in rags. अब वो कहते हैं इसी घोड़े की बदौलत मैं इन फटे पुराने कपड़ों में हूँ. Whatever money I had, I spent on this horse. मेरे पास जितने पैसे थे मैंने इस घोड़े पे लगा दिए. This morning, as I was coming to the city on my horse, I noticed this man walking along the road. अब यहाँ पे स्टोरी चेंज हो गई. अब वो कह रहा है कि आज सुबह जब मैं अपने घोड़े पर आ रहा था शहर पे, तो मैंने इस आदमी को देखा जो रोड पे चल रहा था. आदमी ने क्या कहा कि उसने भिखारी को रोड पे चलते हुए देखा, और भिखारी कह रहे हैं कि मैंने आदमी को रोड पे चलते हुए देखा. When I came close to him, he stopped me and requested to lend him my horse, for he was in great hurry to reach the city. अब जब उसने जब मुझे देखा तो उसने मुझे रोका. आदमी ने भिखारी को रोका और उससे कहा कि तू उससे अपना घोड़ा दे दे क्योंकि उसे सिटी शहर पहुंचना है और बहुत जल्दी में. Of course, I could not lend my horse to a complete stranger. How could I? Instead, I let him ride my horse while I sat behind him. अब वो ये कह रहा है कि मैं अपना घोड़ा तो एक स्ट्रेंजर को दे नहीं सकता था, तो मैंने क्या किया, मैंने उसे घोड़ा चलाने दिया और मैं उसके पीछे बैठ गया. As we reached the city gate, he asked me to get down and leave the horse to him. अब जब हम सिटी गेट पर पहुंचे तो इस आदमी ने मुझसे कहा कि मैं उतर जाऊं और ये घोड़ा उसको दे दूं, और बोला कि such a fine horse should not belong to a beggar. और उसने कहा इतना अच्छा घोड़ा एक भिखारी के पास क्या कर रहा है. He said, now be off and don't you mention it to anyone. And even if you do, nobody is going to believe you. उसने आदमी जो था वो अमीर आदमी भिखारी कह रहे कि इसने मुझे धमकी दी कि अब मैं ये घोड़ा ले आऊं और खबरदार तुमने ये बात किसी को बताई, और अगर बता भी दी तो कोई तुम्हारा यकीन करेगा ही नहीं. Now sir, I beg you of to save me from this robber and restore to me what is my own. अब उसने कहा कि सर आप जो हैं मुझे इस चोर से बचाएं और मुझे मेरा घोड़ा वापस दिलवा दें. रीड करें आगे. I think this case is not very difficult to decide, said the Khalifa to the Qazi. I shall decide in a minute. Tell this man to place their hand on horse. One by one, let the beggar do it first. When the beggar touched the horse, it
It winced as if it did not like the touch of his hand, but ate the touch of rich man's hands. The horse snort, Snorted, snort and snorted, snorted and engaged, neighed, snorted, snorty neighed, and engaged with precious. pleasure, This horse belongs pleasures. This horse belongs to him. Pronounces the Khalifa. Pronounced the Khalifa. Give the horse to its master. Then the Khalifa turned to the beggar and said, "You are a liar and a wicked man. Wicked man. You tried to rob an honest and respectable citizen. You deserve severe punishment. But I shall severe, be very severe punishment. severe punishment. But I shall be merciful and forgive you this time if you beg forgiveness of this gentleman here." The rich man readily forgave the beggar and feeling sorry for him, took out his purse and gave him a handful of gold coins. This, this noble action of the rich man placed everybody in a court. Thank you so much. So अब इसके बाद क्या होता है जब खलीफ कह रहा है आई थिंक दिस केस इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू डिसाइड। अब वो कहते हैं ये मसला इतना मुश्किल भी नहीं है। अब वो काजी को कहता है कि मैं इसको 1 मिनट में सुलझा दूंगा, और वो दोनों आदमियों से कहता है कि अपना हाथ उस घोड़े पे रखो। सबसे पहले जो होता है वो भिखारी अपना हाथ उस घोड़े पे रखता है। तो जो घोड़ा होता है वो विंस्ड, विंस्ड का मतलब होता है जैसे एक जब आप किसी को टच करते हो वो अजीब सी एक इमोशन देता है जो किसी का टच पसंद नहीं आ रहा होता, वो वाला इमोशन को कह रहे हैं विंस्ड, एज इफ इट डिड नॉट लाइक द टच ऑफ हिज हैंड। बट एट द टच ऑफ द रिच मैन्स हैंड द हॉर्स नॉटेड एंड नेड विद प्लेजर। आपने देखा होगा जब घोड़े को कोई हाथ लगाता है तो वो एक आवाज निकालता है और वो ने करता है। तो वो वाला जब वो तब करता है जब उसका अपना ओनर उसको हाथ लगाता है, ठीक है। सो यहाँ पे खलीफ को पता चल गया कि इस घोड़े का ओनर कौन था, ठीक है। बेगर तो नहीं था, ऑब्वियसली रिच मैन था। अब क्या होता है, खलीफ अनाउंस कर देता है कि ये घोड़ा जो है वो उस आदमी का है। गिव द हॉर्स टू हिज मास्टर। देन द खलीफ टर्न टू द बेगर एंड सेड, You are a liar and a wicked man. You tried to rob an honest and respectable citizen. You deserve severe punishment. But I shall be merciful and forgive you this time if you beg forgiveness of this gentleman here. अब वो खलीफ जो है वो उस भिखारी से मुतवज्जो होता है और उसको कहता है कि तुम एक झूठे और चालाक आदमी हो। तुमने इस इनोसेंट मैन से, एक रिस्पेक्टेबल सिटीजन से उसकी चीज छीननी चाहिए, तो तुम्हें एक बहुत सिवियर पनिशमेंट दी जाएगी। सिवियर मतलब खतरनाक और दर्दनाक पनिशमेंट को कहा जाता है। बट आई शैल बी मर्सीफुल एंड फॉरगिव यू। वो कहता है मगर मैं तुम पे तरस खाऊंगा और मैं तुम्हें माफ कर दूंगा अगर तुम इस आदमी से उसकी माफी मांगते हो। तो अब जो रिच मैन होता है वो उस बैगर को फौरन ही माफ कर देता है और उसके लिए उसको बुरा लगता है कि वैसे ही भिखारी है और मतलब ये है। तो वो क्या करता है, अपना पर्स निकालता है, उसमें से कुछ पैसे निकालता है और उस भिखारी को दे देता है। दिस नोबल एक्शन ऑफ द रिच मैन प्लीज्ड एवरीबडी इन द कोर्ट। और उसके इस एक्शन से जितने भी कोर्ट में लोग बैठे हुए होते हैं उन सब वो सब प्लीज्ड हो जाते हैं, मतलब उन सबको अच्छा लगता है, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन आपको? यस और नो? डिड यू गाइस कंप्लीटली अंडरस्टैंड द चैप्टर? समझ में आया सबके? ओके, सो मैं आप लोगों से एक माइक खोलना अपने, मैं फर्स्ट सवाल करूंगी अमार से, ये वाला। व्हाट वाज खलीफ हारून अर रशीद नोन एंड रिस्पेक्टेड फॉर? वन वर्ड आंसर भी दे दें तो मसला नहीं है। कि वापस एक बार जो मैं पूछ रही हूँ कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, व्हाट वाज खलीफ हारून अर रशीद नोन एंड रिस्पेक्टेड फॉर? जो खलीफ था वो किस लिए जाना जाता था? उसकी अदल और इंसाफ की वजह से। बिल्कुल राइट आंसर।
अब खुशी से बोलूंगी कि आप सेकंड क्वेश्चन का आंसर दें, इवन इफ इट्स वन वर्ड। To get the first hand knowledge of people. जी, अच्छा जी। What did the Qazi say to the Khalif? Amar. What did the Qazi say to the Khalif? जब वो उसके पास पहले आता है तो वो उसे क्या कहता है? खलीफ के पास क्यों जाता है वो? उसका घोड़ा जो बेगर ने ले लिया था, वो उसकी अपनी घोड़े को वापस मांगने के लिए खलीफ के पास जाता है, अपना हाँ, वो लेकर तो रिच मैन होता है। काजी जो होता है, काजी जो होता है वो उन दोनों का मसला जो है वो खलीफ के पास लेकर आता है और कहता है कि मुझसे ये मसला नहीं सॉल्व हो रहा, आप इसको सॉल्व करें, ठीक है। काजी जो था वो मसला लेकर आता है खलीफ के पास, समझे? सॉरी मिस। ओके, कोई बात नहीं, गलत आंसर देना कोई बुरी बात नहीं होती। खुशी, आप फोर्थ का आंसर देंगी? जी मैम, what was the dispute between the rich एक्चुअली इन दोनों के बीच में जो मसला होता है वो घोड़े का होता है कि एक रिच मैन का जो घोड़ा आता है वो बैगर क्लेम करता है कि दिस इज माइन, बल्कि वो झूठ बोल रहा है। अच्छा, बिल्कुल ठीक। अब ये एक बात बताएं, जब आप लोग ये चैप्टर पढ़ रहे थे, इसमें से बेगर ने अपना स्टेटमेंट दे दिया होता कि मेरे साथ ये हुआ है, आपको एक किसी पॉइंट पे लगा था कि ये घोड़ा बेगर का हो सकता है? नो मैम, मुझे तो नहीं लगा। उमर, व्हाट अबाउट यू? नो मैम, मुझे भी नहीं लगा था कि उसका बेगर को हो सकता है। क्या आप में से किसी को भी तरस नहीं आया मतलब? जानवर को अपने मालिक की पहचान होती है ना, तो उस वजह से। हाँ, वो तो होती है, लेकिन वो तो आपने बाद में पढ़ा ना कि जानवर को तो मालिक की पहचान थी। लेकिन उससे पहले जब मैं ये पूछ रही हूँ कि जब बेगर ने अपना बता दिया मसला, पहले तो रिचमैन ने बताया फिर बेगर ने बताया, और पता चलने से पहले आपको कहीं किसी पॉइंट पे लगा कि ये घोड़ा बेगर का हो सकता है? क्योंकि जब मैं ये स्टोरी पढ़ी थी मुझे लगा था। नो मैम, एक्चुअली इन द स्टार्टिंग उन्होंने ये मेंशन कर दिया था कि जो रिच मैन है वो घोड़े पर आ रहा है, तो ऑफ कोर्स उसी का होगा लॉजिकली अगर देखा जाए। ये अच्छा पॉइंट है, खैर, थैंक यू। और ये क्वेश्चन बात है नंबर कि उसकी स्टेटमेंट 2 बार बदली थी। जी। बेगर ने अपनी स्टेटमेंट्स बदली थी ना। पहले वो कह रहा था कि रिचमैन आ रहा था, फिर वो कह रहा था कि मैं आया था। बेगर ने स्टेटमेंट नहीं बदली थी। What did the rich man tell the caliph? अमर, जी मिस। जो अमीर आदमी था उसने खलीफा को क्या स्टोरी बताई थी? छोटी सी करके बता रहे, उर्दू में ही। उसने खलीफा को स्टोरी बताई थी कि जब मैं आ रहा था, मुझे ये बीच के अंदर मिला, मैं घोड़े पे आ रहा था। मुझे ये बीच में मिला, ये काफी थका हुआ और लंगड़ा रहा लंगड़ा था था। और गरीब लग रहा था, इसलिए मैंने इसको सवारी दी। लंगड़ा हम्म रहा था, इसलिए मैंने इसको एक लिफ्ट के तौर पे एज मैंने इसको अपने पास बिठा लिया। और फिर जब वापसी जब इसका रास्ता आया तो इसने बोला कि आप उतर जाओ, ये घोड़ा मेरा है। सही। What did the beggar tell the caliph? खुशी। बैगर ने खलीफ को कहा कि ये जो रिच मैन है ये मुझसे मेरा घोड़ा छीनना चाहता है। मैं जा रहा था घोड़े पर एंड इसने मुझे रोका और मुझसे मेरा घोड़ा छीनने की कोशिश किया। आई थिंक इसका जवाब है। हाँ, बिल्कुल यही कहा था। और why did the beggar refuse to get down off the horse, अमर? जिस बीस बेगर ने घोड़े से उतरने से मना क्यों कर दिया था रिच मैन को? क्योंकि उसकी नीयत खराब हो गई थी इस घोड़े पे, वो तो बता रहा था कि ये घोड़ा मेरा हो जाए। बिल्कुल। और what did the horse do when the beggar touched it? खुशी। जब बैगर ने हॉर्स को टच किया तो घोड़े को अच्छा नहीं लगा। लाइक ही didn't like the touch. सही सही। How did the horse feel when the rich man touched it? अमर, वो खुश हो गया था कि मुझे मेरे मालिक ने हाथ लगाया है। उसने क्या किया था? 2 स्पेसिफिक वर्ड यूज किए थे, याद है आपको? हाँ, वो जिस तरह से आप कह ना कि वो Snorted चीखना, and जिसका neighed. वो जी, हाँ, मोटी डंडेट वो। okay. What did the caliph say to the beggar? खुशी।
पहले इसने बैगर को कहा कि तुम झूठे हो, तुमने एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन पर इस टाइप का इल्जाम लगाया और तुम्हें बुरी से बुरी सजा मिलनी चाहिए, पर मैं तुम्हें माफ करता हूँ और तभी करूंगा जब ये भले आदमी तुम्हें माफ करे। सही, इसका मतलब आप लोगों को चैप्टर समझ में आ गया है। यस, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह तो मुझे बोलना चाहिए, आप क्यों कह रही हैं? चले, तो यहाँ पे